तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग का क्लास 8 का प्रश्नावली 3.1 का सोल्यूशन आप लोग को पूरा एक वीडियो में देने वाले हैं। तो लाइन की थोड़ा सा इफेक्ट है, फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी एक काम बनता है, दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, और आप पूरा यहाँ से समझ कर जाएँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका समझना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। उदाहरण देते हुए उसके उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। यानी कि सरल एवं बंद आकृति क्या होता है और उसके उदाहरण देते हुए उनके गुणों को भी हमको क्या करना है, समझना है। तो देखिए, सरल आकृति किसको बोलते हैं, उसको हम लोग आप लोग के लिए पेज पर एक लिख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उस लोग को हमको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग दिख रहा होगा क्लास 8 ये, और ये प्रश्नावली 3.1 यहाँ पे गणित हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे है कि उसका जवाब कि सरल एवं बंद आकृति आखिर किसको बोलते हैं, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए समझाए, है ना, प्रश्न था ना। तो उसका आंसर है, यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि आप लोग का ऐसा आकृति ना जो अपने आप को कभी नहीं काटता है। ठीक है, तथा चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से क्या हो, बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। यानी कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती है तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। देखिए, बंद आकृति यानी कि सगरों से क्या रहेगा, तो घिरा हुआ रहेगा, यानी कि बंद रहेगा। ठीक है, और बात रही कि सरल आकृति, तो सरल आकृति उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जो कि मतलब सरल रेखाओं से बना होता है। जैसे कि एकदम सोझे सोझे रेखा पारस रहेगा और उससे मिलकर बना हुआ रहेगा ना, तो उसको हमको सरल आकृति बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक सोझी रेखा पारा हुआ है, देखिए यहाँ पर जी आपको त्रिभुज में रेखा दिख रहा, ये दिख रहा ये रेखा, तो ये सब तीनों रेखाएं जो है ना वो एकदम सोझे सोझे है। ठीक है, तो क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, और सरल रेखा से जो बनता है आकृति उसको क्या बोलते हैं, तो सरल आकृतियां बोलते हैं। ये देखिए सरल आकृति है, सरल आकृति है ना, सरल रेखा है, और सरल रेखा से जो आकृति बना वो सरल आकृति ही कहलाएगा। ठीक है, ये चतुर्भुज था, और ये पंचभुज है। पंचभुज में भी आप लोग का दिख रहा होगा रेखा एकदम सही सोझे सोझे है। ठीक ना, टेढ़ा मेढ़ा कोई है नहीं। टेढ़ा मेढ़ा मतलब होता है ना, जो आप लोग को जैसे कि इस फिगर में आप लोग को यहाँ पर इसी किताब में आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा मतलब कि टेढ़ा गढ़ा लाइन है, और ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन से जो फिगर बना हो उसको मतलब कि सरल आकृति नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि सोझी सोझी लाइनों से मतलब कि सरल रेखाओं से जो मिलकर आकृति बनता है उसको हम लोग सरल आकृति बोलते हैं। तो यहाँ पर जी का पहला का जवाब हो गया कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती है, मतलब स्वयं को कहीं नहीं काटता है। ठीक है, तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाता है। बंद आकृति तो समझ गए कि मतलब सगरों से बंद रहेगा, ये बंद भी है ना, ये भी बंद है सगरों से, ये भी क्या है, सगरों से बंद है। तो ये त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये है आपका चतुर्भुज और ये है पंचभुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके गुणों के बारे में, यह आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। ठीक है, ये देखो ये जो रेखा है वो अपने आप को कहीं से काटेगा नहीं, नहीं काटेगा। ठीक है, फिर वो रहा जैसे में भी रेखा है तो नहीं नहीं अपने आप को काटेगा, ये भी ये रेखा नहीं काटेगा कहीं अपने आप को। फिर वो रहा यह तीन या तीन से अधिक कुछ रेखा खंडों से बनी होती है। इसमें ना तीन या तीन से अधिक रेखा खंड लगता है, दो रेखा खंड से नहीं बनेगा। ठीक है, एक रेखा खंड से भी कोई आकृति नहीं तैयार होगा। जब भी कोई आकृति बनेगा तो उसमें कम से कम तीन रेखा खंड चाहिए। ठीक है, तीन या तीन से अधिक रेखा खंड लगेगा। ठीक है, तो तीन रेखा खंड से बना उसको त्रिभुज बोले हैं, और चार रेखा खंड से बना उसको चतुर्भुज बोले हैं, पांच रेखा खंड से बना उसको पंचभुज बोले हैं। ठीक ना, तो ये हो गया ही कुछ बातें। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न को हम लोग मतलब बुक में ही देखते हैं। ठीक है, तो बुक में देखते हैं दूसरा प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है निम्न आकृतियों में पहचान करें कि कौन सी सरल एवं कौन सी बंद व सरल है। फिर बोल रहा है कि कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल है। फिर से पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, निम्न आकृतियों में पहचान करें कि कौन सी सरल, कौन सी बंद वह कौन सी सरल व सरल है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल और कौन सा अवतल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं पूछा गया, मतलब कि पूछा गया है ये कि इसमें जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये कौन कौन से है जो मतलब कि सरल रेखा से बना हुआ है, कौन सा है जो बिना सरल रेखा का बना हुआ है। तो देखिए ये जो पहला रेखा है ना, ये जो सरल रेखा से बना हुआ है ना, देखिए सोझे सोझे रेखाओं से बना हुआ है ना, तो सोझे सोझे रेखाओं से बना हुआ सरल आकृति हो गया। फिर दूसरा में बंद भी है, और ये देखिए क्या है, उठा हुआ है, तो उसको उत्तल भी बोलेंगे। ठीक है,
तो इसकी विशेषताएं क्या है, सरल आकृति है, दूसरा में बंद आकृति है, और तीसरा में उठा हुआ यानी कि उत्तल कहला जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये सरल रेखा से बना हुआ, तो सरल आकृति तो है लेकिन इसमें खुला हुआ आकृति है ना, बंद आकृति नहीं है। और फिर क्या है, तो सरल आकृति है, बंद आकृति है, बस इतना ही हो जाएगा। और इसका देखिए तो ये हो जाएगा आपका सरल आकृति नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना हुआ है। ठीक है, और वो रहा है कि सरल आकृति नहीं है, फिर दूसरा में ये खुली आकृति है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है खुला आकृति। और फिर ये क्या है, तो सरल आकृति नहीं है, खुला आकृति है, बस इतना ही। और इसमें देखेंगे तो ये क्या है, सरल आकृति से बना हुआ, सरल सरल लाइनों से एकदम सोझे सोझे, इसीलिए सरल आकृति आ जाएगा। और ये यहाँ पे धंसा हुआ नजर आ रहा होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, अवतल भी हो जाएगा, और ये बंद भी है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी विशेषताएं। अब तीसरा में बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उनके सभी कुछ संभाव्य विकर्ण खींचिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है, तो वो भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका क्या भुजा है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि षष्ठभुज है। और षष्ठभुज में बोल रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि विकर्ण इसमें क्या वो खींचल जा सकता है, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं कि एक फिगर छाप लिया आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी, चलिए दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्या किए करेंगे ना कि इसमें हम लोग विकर्ण खींचेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे पास अभी दूसरा कलर का पेन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसी का पेन का इस्तेमाल करेंगे, इसी ब्लू कलर का। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे विकर्ण हम लोग खींचेंगे। तो देखिए नाम दे दिए हैं आप लोग को समझने के लिए आसानी तरीके से, आसान पड़े इसीलिए। ठीक है, ABCDEF आप कुछ भी रख सकते हो, PQRSTU इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला विकर्ण हम ए से जगह से खींचते हैं, तो ए से कहाँ कहाँ खींच सकते हैं, तो देखो ए से पहला जो कोना मिलता है उसके ऊपर तो खींच ही नहीं सकते है ना, तो उसके बाद वाला के ऊपर खींचो, तो मतलब कि ए से ई को मिला सकते हैं। ठीक है, और ए से हम लोग डी को भी मिला सकते हैं, ई कोना को भी, फिर ए से सी को भी मिला सकते हैं, और इसको नहीं मिला सकते। ठीक है, इतना दम ध्यान देना कि उसके बगल वाला और इसके बगल वाला को, मतलब कि जो भी कोना को से खींचते हैं ना, उसके आसपास वाला मतलब कि पहला जो कोना आता है ना, उसको हम लोग नहीं मिला सकते हैं। चलिए एक से क्या खींचा गया, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, हो गया, तो अब इससे खींच लेते हैं, तो चौथा हो गया, और ये आपका पांचवा हो गया। नाम समझ में आ ही रहा होगा, देखिए इसे F से D और F से C, तो ये कैमा हो गया, चौथा, और ये पांचवा, और ये आपका FB छठा हो गया। ठीक है, छठा हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सातवां, और ये हो गया आपका आठवां। ठीक है, अब यहाँ से तो खींचा हुआ आठवां हो गया, और एक और बच रहा है ना, तो आपका यहाँ से अब क्या खींचा सकता है, और देखिए यहाँ से यहाँ मिल गया है, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ मिल गया है, और यहाँ से एक यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ को मिला देंगे, यानी कि 9 गो बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, 9 गो बन गया। ठीक है, तो ये 9 विकर्ण हो गए, यहाँ से आप लोग समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए मतलब एक ही बार पारना है, 2 बार नहीं पारना है हमको, से 2 बार गलती से परा गया है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, विकर्णों की संख्या 9 लिख लेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न, चलिए आगे वाला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न बोल रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़े हैं, है ना, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़े हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताएं कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बही भाग में है। अभ्यंतर मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कितना, मतलब अभ्यंतर मतलब अंदर में है। ठीक है, और वही भाग मतलब बाहर में है। ठीक है, तो ये आप लोग को कार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये गलती से लइकन लोग कर दिया है एगो ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग को नहीं लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। ठीक है, टोटल 8 गो है। और फिर बोल रहा है कि कितना जो है अंदर है, ये जो आप लोग को चतुर्भुज जैसा दिख रहा है ना, तो चतुर्भुज के कितना अंदर है, तो क्या गो अंदर है, 1 2 3 4 5, एक नहीं लेना है। ठीक ना, तो क्या गो है, 5 गुण है, तो यानी कि वही भाग अभ्यंतर में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और बाही भाग में क्या है, यानी कि बाहर इसके क्या है, तो एगो ई वाला हो गया, और एगो ई और एगो ई, 3 हो जाएगा, तो बाही भाग में 3। आप लोग नीचे मतलब कि बनाइएगा तो अच्छे से बना लीजिएगा कि अभ्यंतर में 5 और बाही भाग बराबर 3। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। ठीक है,
तो यानी कि त्रिभुज है, बहुभुज का नाम है, ठीक है। त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज और ये षटभुज। और ये है इसका मतलब कि कोनों के अंतः कोनों के मतलब कि अंतः कोनों के योग, उसमें मतलब कि क्या होते हैं वो आप लोग को मिलाना है। चलिए इसको हम आपको मतलब ना बहुत ही अच्छे तरीके से रफ में इस तरह से बताते हैं, रफ करते जाएंगे और इसको मतलब इस तरह से आप लोग को मिलान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखिए इस तरह से आप लोग को करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे बहुभुज का एक साइड नाम लिख दिए हैं और एक तरफ क्या किए हैं कि अंतः कोनों का योग लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ था आपके बुक में। तो त्रिभुज यानी कि भुजा कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आप लोग जानते हो। पंचभुज में भुजा कितना होता है, 5, सप्तभुज में 7, नवभुज में 9 और षटभुज में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब अंतःकोणों का योग कैसे निकालें, है ना। तो देखिए एक सूत्र होता है कोनों का अंतःकोणों का योग निकालने के लिए, ठीक है। अंतःकोणों का योग निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, तो वो सूत्र होता है 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू एन माइनस 2, 2 इंटू एन माइनस 2 और गुने में 90 डिग्री होता है। ये होता है आपका सूत्र 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू में 90 डिग्री। देखिए हम अभी क्या करते हैं, त्रिभुज का निकालते हैं। तो त्रिभुज में भुजा कितना होता है 3, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग 3 रख देंगे एन के जगह पे, 2 का 2 और 3 में से 2 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुने में 90 का 90, तो 2 गुने 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा 1 और गुने में 90 का 90, 90 दूना 180 हो जाता है। 90 दूना क्या होता है 180 और 1 से गुना होगा तो वही चीज़ न रह जाएगा, यानी कि 180 आ गया। यानी कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो 180 जहाँ भी रहेगा मिलान कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कहाँ मिलान हो जाएगा 180 में क्या हो जाएगा मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है पंचभुज। पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितने होते हैं 5, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि 2 इंटू एन माइनस 2 और गुने में 90 डिग्री। देखिए 2 का 2 और एन के जगह पे कितना रखना है आपको, एन के जगह पे आपको अभी 5 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 90 का 90, तो 2 का 2 और यहाँ पे ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और गुने 90 का 90, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 नमाही 54, यानी कि 54 और 1 जीरो का 1 जीरो 540 आया। तो पंचभुज में अंतःकोणों का जो योग होता है 540 होता है। 540 कहाँ पे लास्ट में है, तो ये क्या करेंगे लास्ट से मिलान करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोला जा रहा है यहाँ पर जी कि सप्तभुज यानी कि भुजाओं की संख्या 7 होंगे, कितना हो जाएगा एन का मान 7 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे यानी कि 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 90, एन का मान कितना है यहाँ पे सप्तभुज यानी कि 7, 7 में से 2 गया और गुने में 90 डिग्री 2 और ये 7 में से 2 गया 5 और ये आपका 90 का 90। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 9 पर ये मतलब कि 10 से गुना करेंगे तो 9 पर 90 पर एक और जीरो हो जाएगा, यानी कि 900 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री भी होता है, ठीक ना, आप डिग्री दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 900 डिग्री आ जाएगा। सप्तभुज में कितना आ जाएगा 900 डिग्री, कहाँ 900 डिग्री फर्स्ट में है, तो क्या कर देंगे इसको फर्स्ट से मिलान कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है अभी और निकालना है दो का ना नवभुज, यानी कि एन का मान कितना रखना है 9 रखना है। तो इसी तरह से फिर करेंगे, यानी कि 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। चलिए 2 का 2 एन का जगह पे कितना रखना है 9 माइनस 2 और इंटू में 90 डिग्री। चलिए ये आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेते हैं, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पर जी आपका हो जाएगा 2 का 2 और गुने 9 में से 2 गया तो 7 और गुने 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 26 से कितना होता है 26 से 126 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 1260 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1260। तो आप लोग का हाँ दिखा अब अच्छा से, हाँ। तो नवभुज में 1260 आएगा, तो 1260 कहाँ पे लिखा हुआ है उसमें क्या कर देंगे मिलान कर देंगे, ये हो जाएगा। और ये लास्ट बचा तो लास्ट वाला का आप लोग निकाल लीजिएगा, इसलिए यही आएगा 720। तो कुल मिलाकर ये भी हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताए हैं। चलिए तो आपका अगला प्रश्न है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का जो योग है वो 540 है, उनमें कितने भुजाएं हैं बताएं। तो एक बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग कितना है
540। तो देखिए ना, अभी हम जस्ट इसके पीछे सोल्यूशन किए थे 540, तो कितना आया था, किसके भुजा वाला था, पंचभुज ना। तो आंसर यानी कि इसका पंचभुज आएगा, लेकिन इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे अंतःकोणों का योग दिया है ना, तो वो लिख लेंगे कि अंतःकोणों का योग दिया है। इसको हल कर लेते हैं मतलब, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोनों का योग, अंतः कोनों का योग कितना दे रखा है, तो दे रखा है आपका कितना 540। 500 कितना है, 540 है। कोनों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है 2 इंटू n-2 और इंटू में 90 डिग्री होता है, और इतना बराबर 540, तो वो 540। अब देखिए 90 दूना क्या होता है, 180 होता है ना। तो n-2, n-2 का n-2 इधर रहने दिए, और इधर था 540, तो वो 540, और बटा में क्या हो जाएगा, 90 दूना 180, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 18 18 छत्तीस अठारह है 54, यानी कि 3 बार में। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो n बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 और प्लस में 2, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भुजाओं का योग मतलब कितना भुजा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उनमें कितने भुजाएं हैं बताएं, तो भुजा क्या है, 5 है। तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया, बहुत ही सरल रूप से आप लोग को बताए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताएं, ठीक ना। चलिए अब सतमा, चलिए तो अगला प्रश्न आपका ये है कि एक समबाहु की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। यानी कि देखिए पहला नंबर इसमें बोल रहा है ना कि एक बहुभुज की 8 भुजाएं, भुजा क्या है 8, यानी कि बहुभुज ऐसा है, ठीक है, उसकी 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है। यानी कि प्रत्येक जो बाहर बाहर वाला कोण बनेगा वो कितना कितना डिग्री का बनेगा। फिर वो रहा कि प्रत्येक अंतः कोण कितने मापों का होगा, यानी कि हो रहा अंतः कोण कितने मापों का होगा, यानी कि अंतः कोण जो होगा ना वो मतलब अंतः कोणों का जो माप होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो वो दो चीजें निकालना है, बाह्य कोण का माप और प्रत्येक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मतलब एन की का संख्या कितना दिले है, एन बराबर कितना दिले है, आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए ठीक है दिख रहा है, एन बराबर कितना 8 है, यानी कि 8 को भुजा मतलब दिया हुआ, ठीक है। अब उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप, तो बाह्य क्या जानते हैं हम लोग, बहुभुज के क्या जानते हैं, बहुभुज के हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग जो कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 100 कितना 180 नहीं बल्कि 360 होता है, ठीक है, कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रत्येक बाह्य कोणों का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण खाली निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण के लिए क्या हो जाएगा कि 360, यानी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ऊपर हो जाएगा और नीचे जैसे भुजा से निकालना है भुजा का उतना से भागा, तो यानी कि 360 बटा में कितना हो जाएगा, यानी कि n लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 360 और बटा में n का मान कितना है 8, 8 से भागा दे देंगे तो कितना बार में मतलब कितना बार में कटेगा, तो 8 से 8 चौका 32 है ना, 8 चौका 32 होता है, और 32 4 36 40 हो गया, 8 5 40, तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये डिग्री में होता है, क्या होता है डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या बोला आगे कि अंतः कोण कितने माप का होगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अंतः, लिखेंगे अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आप लोग को क्या बताए थे, 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री। देखिए 2 का 2, n का मान कितना बताएं 8 है ना, और फिर उसमें से 2 घटाइए गुना में 90। तो देखिए यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी आपका हो जाएगा 2 और 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 90 का 90, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 अठोत्तर से 12 अठोत्तर से और 1 जीरो का 1 जीरो ने कितना। अंतः कोण निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, अंतः कोणों का योग बटा में भुजाओं की संख्या। तो अंतः कोणों का योग कितना है 10 80 आयल है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 80, और डिग्री बटा में भुजाओं की संख्या कितना है 8, 8 से काट लेंगे कितना बार में 8 कम 8 बच गया 2, 8 तरीके 24 है ना, और 4 बच गया 8 5 40, यानी कि कितना आ गया अंतः कोणों का योग जो आ गया 150
135 आ गया। ठीक है, 135 डिग्री, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण कितना बनेगा, 135 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।